Assalamu alaikum and Ramzan Mubarak. Welcome to today's special Ramzan podcast brought to you by the Department of Pharmacy and Allied Health Sciences, Iqra University, Islamabad Campus H9. I'm your host Sundas Afzal, and today I have an honored guest with me, Dr. Fazia Latif, registered pharmacist, Iqra University, Islamabad Campus. She's serving as a senior lecturer with over 10 years of experience in both clinical and academia. Welcome, ma'am. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much. Ma'am, let's start with the basic. What do you actually mean by metabolism? मेटाबॉलिज्म अगर हम अपने ऑडियंस को बताएं कि जो भी आप खाना खाते हैं उसके केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उस फूड को एनर्जी में चेंज करने के लिए। जैसे आपने खाया, प्रोटीन खाया, दालें खाई, आपने मीट लिया, आपने शुगर ली है, कोई भी आपने जूस पी लिया, या आपने कोई लिपिड से बनी हुई कोई चीज़, जैसे आपने हेल्दी नट्स खा लिए, तो वो आपके कन्वर्ट होंगे केमिकल प्रोसेसेस से और एनर्जी बनेगी। तो वो एनर्जी आपकी मेटाबॉलिज्म कहलाती है। इस पूरे प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मैम, एक कॉमन सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी कि क्या रमज़ान के दौरान, रोज़ा रखने के दौरान मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस के लिए कि सबको लगता है ये एक मिथ बनी हुई है कि हमारा स्लो डाउन हो जाएगा मेटाबॉलिज्म, बट आपका जो रमज़ान है वो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, बेहतर करता है। इम्प्रूवमेंट के साथ आप मुझे बताएं कि मेटाबॉलिज्म रमज़ान में बदलता कैसे है? मेटाबॉलिज्म चेंज हो रहा होता है रमज़ान में। जैसे हम बात करें कि फ़र्स्ट आपका जो लिवर है वो आपके लिवर में ग्लाइकोजन मौजूद है, जो एक स्टोर्ड आपको एनर्जी प्रोड्यूस, उसमें स्टोर्ड एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। जब ये ग्लूकोज यूज़ हो जाती है, ये ग्लाइकोजन यूज़ हो जाता है, तो आपकी बॉडी में जितने भी फैट्स मौजूद हैं उनका ब्रेक डाउन स्टार्ट होता है। तो ये ब्रेक डाउन आपको हेल्प करता है एनर्जी में। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी पहले आपके ग्लाइकोजन को यूज़ करना स्टार्ट करती है और फिर उन स्टोर्ड लिपिड्स को स्टार्ट करती है यूज़ करना। मैम, आप मुझे ये बताएं कि क्या आम तौर पर शुगर स्टेबल रहती है रमज़ान में? अगर हम हेल्दी एडल्ट्स की बात करें जिनको कोई भी ऐसी डिजीज़ नहीं है, तो आपके जितने भी हार्मोन्स हैं वो आपको आपकी ग्लूकोज को स्टेबलाइज़ करते हैं, ब्लड ग्लूकोज को स्टेबलाइज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डायबिटिक पेशेंट्स की, तो डायबिटिक पेशेंट में लो और हाई होती रहती है ब्लड शुगर। इसी के साथ आप मुझे ये बताएं कि क्या लिमिट्स होती हैं लो और हाई शुगर की? अच्छा, अगर हम बात करें एक कट आउट पॉइंट की कि कहाँ पे हमारे लिए एक रेड फ्लैग आ जाएगा, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए अगर 70 mg पर डेसीलीटर से कम हो गई है ब्लड ग्लूकोज, या 300 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो गई है ब्लड ग्लूकोज, तो वो आपके लिए एक रेड फ्लैग है। यहाँ पे आपको रोज़ा तोड़ना पड़ेगा या एक इमरजेंसी कंडीशन है आपके लिए। और इसमें क्या साइंस और सिम्टम्स होंगे? साइन एंड सिम्टम्स अगर हम ऑडियंस को बताएं कि मेजरली कॉमनली हम जो देखते हैं कि शेकीनेस आती है, यानी कपकपाहट शुरू हो जाती है पूरी बॉडी के अंदर, और ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, सर दर्द हो सकता है, और कन्फ्यूजन स्टेट में आप जा सकते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। तो ये एक अलर्ट कंडीशन है, एक सिम्टम्स हैं जिसमें आपको पता चल रहा है कि अब आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ पे आपको ब्लड ग्लूकोज चेक करनी पड़ेगी। ठीक है मैम, थोड़ा सहरी पे बात करते हैं। सहरी कैसी होनी चाहिए? सहरी की बात करें तो सहरी ऐसे हो कि आप वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ना लें, ठीक है। आप यहाँ पे होल ग्रेन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, पोरिज का इस्तेमाल करें, लो कार्ब इंडेक्स के साथ जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं वो आप लें, ताकि वो आपकी फुलनेस भी लाते हैं और आपको जो है वो एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ हम प्रोटीन्स की बात करें तो आप सहरी के टाइम 1 to 2 एग्स आप बॉयल एग ले लें। हाँ, अगर आप उसको ऑमलेट में लेके जाएंगे या फ्राइड में लेके जाएंगे तो वो कैलोरीज इंक्रीज़ हो जाएंगी। साथ फिर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स लेने चाहिए, पानी वगैरह लेना चाहिए, और 1 से 2 डेट्स अगर आप उस टाइम भी लें तो वो आपकी एनर्जी बूस्ट कर देगा। ठीक है, थोड़ी बात लिपिड प्रोफाइल पे भी करते हैं। कुछ टर्म्स हैं जैसे ट्राइग्लिसराइड और LDL, उन पर क्या असर पड़ता है? अच्छा, मैं बात करूँ जिस तरह हमारा डिपार्टमेंट है फार्मेसी का, तो हम साथ ही साथ लैब प्रोफाइलिंग करवाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को लैब प्रोफाइल्स सिखाते हैं। तो वहाँ पे हम करते हैं लिपिड प्रोफाइलिंग, यानी लिपिड्स पूरे चेक किए जाते हैं पूरी बॉडी में। 3 तरह की चीज़ों पे मैं बात करूँगी। नंबर 1 कोलेस्ट्रॉल, LDL और HDL। अब कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो रमज़ान इज़ द बेस्ट टाइम कि यहाँ पे आप अपने कोलेस्ट्रॉल को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव इन अ सेंस कि आप कोलेस्ट्रॉल को डाउन ला सकते हैं। फिर हम बात करें HDL की। HDL इज़ गुड लिपिड्स। तो जब आप हेल्दी
खाना लेंगे सहूर और अफ्तार में, तो यहाँ पे जाके आपके HDL इम्प्रूव होंगे, इंक्रीज़ होंगे। और दूसरी तरफ अगर हम LDL की बात करें, LDL आर लो लिपिड्स, और ये आपके लिए बैड लिपिड्स के तौर पे एक्ट करते हैं और ये आपको कार्डिक डिजीज़ की तरफ लेके जाते हैं। तो रमज़ान इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पे आप LDL को कंट्रोल कर सकते हैं और डिक्रीज़ की तरफ लेकर आ सकते हैं। ठीक है मैम, थोड़ी हाइड्रेशन विंडो के ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगी कि Yes. रमज़ान के दौरान यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि हम सहरी में इतना पानी पिएं कि हमें अफ्तारी तक प्यास ना लगे, पर आप मुझे क्लियर बताएं कि कितना पानी हमें एक्चुअली में लेना चाहिए। अच्छा, पानी के बारे में ये है, हमारी जो ऑडियंस है मैं उनको बताना चाहूँगी कि डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप पानी पूरा नहीं लेंगे। और दूसरी तरफ हमारी मिथ बनी हुई है कि जैसे ही फजर की अजान आना शुरू होती है और आने लगती है तो उससे पहले लोग 2-3 गिलास जो है वो इनगल्फ कर लेते हैं, पी लेते हैं। तो ये चीज़ गलत है। आपको सिर्फ पानी लेना है 1 to 2 लीटर्स, ठीक है। अगर आप गर्मियों के रोज़े रख रहे हैं, जैसे कुछ अर्सा पहले हमने जून जुलाई के भी रोज़े रखे हैं, वहाँ पे 2 to 2.5 लीटर्स आर इनफ। और अगर हम सर्दियों की बात करें तो 1.5 लीटर और 2 लीटर्स आर इनफ डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी। और फिर उसमें ये है कि पानी फिर सहूर के टाइम पे थोड़ा सा कम लें और अफ्तार से लेके आप इशा के टाइम तक अपना पानी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है मैम, ORS एक ड्रिंक आता है साशे के अंदर, आप मुझे कोई घरेलू नुस्खा बता सकती हैं घर में ही ORS बनाने का? यस, घर में ORS बन सकता है और बहुत अच्छे से आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। आप ये ले लेकर के 1 लीटर पानी लिया आपने, उसमें आप 6 चम्मच टेबल स्पून आपने चीनी डाल दी और हाफ़ टेबल स्पून आपने नमक डाल दिया। और अगर आप उसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 1 लेमन का इस्तेमाल कर लें, उसमें आप उसको आप यूज़ कर सकते हैं एज एन ORS। ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बेटर कर सकता है। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, जो लोग अफ्तार के टाइम पर शुगरी आइटम्स लेते हैं, शुगरी ड्रिंक्स लेते हैं या सोडा और कैंस लेते हैं, ये चीज़ आपकी गट के लिए और आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस है। ठीक है मैम, ये बात तो हमने की हाइड्रेशन पे, अब मैं थोड़ा डिस्कस डिहाइड्रेशन पे भी करना चाहूँगी। हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एडिक्टेड होते हैं चाय पीने से, तो आप मुझे बताएं कि रमज़ान में चाय और कॉफ़ी का क्या असर पड़ता है मेटाबॉलिज्म पे? कॉफ़ी और टी ये दोनों आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जाते हैं, बट अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में लेंगे तो मॉडरेशन इज़ द की। मॉडरेशन आपका ऑप्शन है कि अगर आप मॉडरेट रहते हैं चाय लेने में और या आप कॉफ़ी ले रहे हैं तो उसमें आपको डिहाइड्रेशन नहीं हो सकती। तो इट्स इनफ कि अगर आपने 1 कप सहूर में ले लिया और 1 कप आपने अफ्तार में ले लिया तो वो आपके लिए मॉडरेट रहेगा। सही है मैम, एक्सरसाइज का थोड़ा बताएं कि एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए और करनी चाहिए या नहीं, और अगर करनी चाहिए तो क्या उसकी रूटीन होनी चाहिए एक्सरसाइज? अच्छा, एक्सरसाइज बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं स्पेशली पाकिस्तान में कि वो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं कि हमने रोज़ा रखा हुआ था तो इस वजह से हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। इसमें मैं 2-3 पॉइंट बताऊंगी। एक कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल है वेट लॉस का तो बेस्ट टाइम इज़ असर के बाद का एक्सरसाइज टाइम। वहाँ पे आपके जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि फ़ैट्स उसके बाद पहले ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर फैट्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो जब आप सारा दिन गुजार चुके होते हैं, आपको ग्लाइकोजन जितने भी स्टोर्ड होते हैं वो यूज़ हो चुके होते हैं। असर के बाद आपका वो बेस्ट टाइम है कि आप अपने फ़ैट्स को भी ब्रेक डाउन करवा के आप अपने वेट लॉस पे जा सकते हो। ये तो उन लोगों के लिए जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं। बाकी वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेज, जैसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट टाइम होगा कि वो अफ्तार के बाद करें। अब इसमें टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें अफ्तार से पहले की तो अफ्तार से 1 घंटा पहले आप एक्सरसाइजेज कर सकते हैं अपनी, और अगर आप एक्सरसाइज बाद में कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका अफ्तार से और एक्सरसाइज के बीच में 2 घंटे का फ़र्क आना चाहिए। मैम, अब थोड़ी बात मैं स्लीप साइकिल पे करना चाहूँगी। हमारे जैसे जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो इफ्तार के बाद सहरी तक जागते रहते हैं, फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं और नींद उनकी पूरी नहीं होती। और क्योंकि हमें उठ के सुबह यूनिवर्सिटी या जॉब पे जाना होता है तो नींद पूरी ना होने की वजह से मेटाबॉलिज्म पे रमज़ान के दौरान क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं उसके बारे में आप मुझे थोड़ा गाइड करें। अच्छा,
हमारी यूथ का एक पूरा पैटर्न बन चुका है कि अफ्तार से लेके सहरी टाइम तक जागते हैं और फिर सहरी करके और फिर सोते हैं। और अगर उन्होंने जॉब पे नहीं जाना और यूनिवर्सिटी अगर जाना भी है तो यूनिवर्सिटी से काफ़ी अपनी एब्सेंटीज़ लगवाते हैं। तो मैं उनको ये कहूँगी कि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से, जिसको कहें टूटी फूटी आपकी नींद है, 2 घंटे कर ली, 3 घंटे कर ली, वो आपकी मेटाबॉलिज्म पे बहुत इफ़ेक्ट डालती है। वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करती है और आपके ग्लूकोज के स्पाइक लेकर आती है, ग्लूकोज को इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है और वेट गेन की तरफ आपको लेके जा सकती है। प्लस अगर हम इसमें मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। तो अगर हम रमज़ान की बात करें, रमज़ान में आप अच्छी नींद ले सकते हैं 7 to 8 आवर्स की, या 6 to 8 आवर्स आर इनफ नींद के लिए। तो वो आप इस तरह कर सकते हो कि आपने अपनी इशा पढ़ी, तरावी पढ़ी और उसके बाद आप फ़ौरन सो जाओ। आप फ़ोन ना यूज़ करो। अगर आप फ़ोन यूज़ करोगे वो ब्लू लाइट आपको एक्टिवेट करेगी, तो आप फ़ोन ना यूज़ करें। आप तरावी के बाद सो जाएं और सहरी के टाइम पर आप उठ जाएं। तो 6 to 7 आवर्स की नींद इनफ होती है अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी और हेल्दी बॉडी के लिए भी। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप मेरी ऑडियंस जो यंग जनरेशन है उसको भी ये बात समझ आए। वी विश कि हमारी ऑडियंस जो है वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखे और अब के बाद जो रमज़ान का टाइम है वो इसी तरह गुजारें कि तरावी के बाद वो सो जाएं। थोड़ा मुश्किल है पर पॉसिबल है। यस, इट्स पॉसिबल। मैम, एक चीज़ और भी बड़ी फेस करनी पड़ती है, वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। यस, कॉन्स्टिपेशन का इशू आता है और वो आता है डिहाइड्रेशन की वजह से। डिहाइड्रेशन प्लस आप क्या खा रहे हैं अपनी सहरी और अफ्तारी में, ये 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। थर्ड रीज़न इज़ एक्टिविटी, आपकी स्लो एक्टिविटी है तब। तो अगर आप फाइबर्स नहीं ले रहे, आप रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स नहीं खा रहे, तो आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू आ सकता है। दूसरी तरफ अगर आपने पानी ज़्यादा नहीं पिया जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, 2 लीटर्स आर रिक्वायरमेंट, तो अगर आपने 2 लीटर पानी नहीं पिया तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और अगर आपकी एक्टिविटी कम है तो ये कॉन्स्टिपेशन का मसला होगा। अब इसको हल कैसे किया जा सकता है? तो आप इसके लिए फ़ाइबर्स को इंक्रीज़ करें, फ़ाइबर सप्लीमेंट ले सकते हैं आप। इसबगोल हस्क लेना शुरू करें, पानी में मिला के वो ले लें। नहीं तो एक टोटका है कि आप गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच देसी घी मिला के आप वो पिएँ, आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगी। और ये रमज़ान में करें? रमज़ान में भी कर सकते हैं, रमज़ान के अलावा भी ये वाला काम आप कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए। ठीक है मैम, कुछ लोगों की कंप्लेंट्स मैंने भी सुनी और आपने भी सुनी होंगी कि हम कुछ नहीं भी खा रहे रोज़े में भी, और अपार्ट फ्रॉम रमज़ान अगर कुछ नहीं भी खा रहे तो भी वेट गेन हो रहा है। उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अच्छा, वेट गेन होना, इस पे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आप खा क्या रहे हैं। अगर आप रमज़ान में अफ्तारी कर रहे हैं और अफ्तारी में आपने पकोड़े और समोसे लिए हैं, और दूसरी तरफ हम सहरी की बात करें तो वहाँ पे आपको पराठा चाहिए और अंडा भी ऑमलेट वाला और सही ऑयल वाला चाहिए, तो फिर तो आपका वेट गेन होगा। तो इट्स डिपेंड कि आपने पोर्शन कंट्रोल नहीं किया हुआ, कैलोरी कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से वेट गेन हो सकता है। थोड़ी बात मैं मेडिकेशन स्केड्यूल पे भी करना चाहूँगी। आप मुझे बताएं कि रमज़ान के अंदर हमें क्या नया स्केड्यूल लेना चाहिए दवाइयों का, क्योंकि कुछ डोजेज़ होती हैं जो स्पेसिफिक टाइम पर होती हैं। अच्छा, मेडिकेशन पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता है, आपको डोज़ इतनी चेंज नहीं करनी पड़ती है। इस पे डिपेंड कर रहा है कि मेडिकेशन क्या है और कितनी बार लेनी है आपने, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर हम बात करें ओडी की, ओडी मीन्स डेली डोज, 1 a डे आपने 1 बार लेनी है, तो वो उसकी आप टाइमिंग एडजस्ट कर लें, या आप सहूर के टाइम ले लें या आप अफ्तार के टाइम ले लें। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि आपकी अगर मेडिकेशन 2 टाइम की है, बीडी है, ट्वाइस अ डे है, तो आपने एक अपनी डोज़ ले लेनी है सहरी के टाइम और 1 डोज़ आपने अफ्तार के टाइम ले लेनी है। हाँ, अगर आपकी मेडिकेशन है 3 टाइम्स अ डे या 4 टाइम्स अ डे, वो डिपेंड करती है, उसके लिए आपको अपने क्लिनिशियन से, अपने डॉक्टर से उसकी डोज़ को एडजस्ट करवाना होता है। इसी की कॉन्टिन्यूटी में मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और स्पेसिफिक करके मैं आपसे पूछ रही हूँ कि डायबिटीज़ मेडिकेशन को किस तरीके से लेना चाहिए ड्यूरिंग रमज़ान? अच्छा, डायबिटीज़ में फिर डिपेंड कर रहा है एंटी डायबिटिक्स कौन से लिए जा रहे हैं, कौन सी ड्रग दी गई है किसी भी डायबिटिक पेशेंट को। तो अगर हम मेटफॉर्मिन की बात करें, जैसे यहाँ पे मैं बहुत सारी मेडिकेशंस की बात करूँगी और ये डिपेंड कर रही है हमारी फार्मेसी के साथ।
तो थोड़े से मेरे वर्ड्स ऐसे होंगे जो ड्रग्स के साथ रिलेटेड है। तो मेटफॉर्मिन की सबसे पहले बात करें, मेटफॉर्मिन इज़ अ सेफ़ ड्रग। वो सेफ़ इस वजह से है कि वो आपको हाइपोग्लाइसेमिक की तरफ नहीं लेके जाती। हाइपोग्लाइसेमिक मीन्स कि आपके ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज़ नहीं करती, वो सिर्फ मेंटेन कर रही होती है। तो मेटफॉर्मिन सेफ़ है, आप अफ्तार के टाइम भी ले सकते हैं, आप सहूर के टाइम भी ले सकते हैं। अगर एक टाइम लिखी हुई है डॉक्टर ने, तो आप एक टाइम कोई एक टाइम रख लें, या अफ्तार या सहूर। अगर 2 टाइम लिखी हुई है तो आप दोनों टाइम पे लेंगे, ठीक है। और फिर आपको एक्सटेंडेड पे भी जा सकते हैं, डॉक्टर आपको XR लिख के दे दे तो वो आपके लिए एक ही टाइम पर होगी और पूरे डे वो रिलीज़ होती रहेगी। दूसरी तरफ हम बात करें ड्रग्स की, एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं सल्फोनाइल यूरियास, वो हाइपोग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट लेकर आती हैं, वो आपके ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज़ कर सकती हैं। तो वहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि आप सहूर के बजाय उसको अफ्तार टाइम पे लें। अफ्तार टाइम पे लेंगे तो अगर आपकी ब्लड ग्लूकोज थोड़ा सा डाउन भी जाती है, तो वहाँ पे आपको जैसे ही सिम्टम्स आएंगे ब्लड ग्लूकोज डाउन होने के, तो वहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हो। तीसरा, अगर हम बात करें सीटाग्लिप्टिन्स की, वो भी आपके ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज़ करते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट लेकर आते हैं। तो वहाँ पे भी आपको चाहिए कि आप इसको टाइमिंग जो है वो अफ्तार की टाइमिंग रखें, ताकि अगर आपकी ग्लूकोज डाउन भी जा रही है तो आप उस टाइम कुछ खा सकें। मैम, इसी के साथ साथ आप मुझे थोड़ा ब्लड प्रेशर, हार्ट और डायरेटिक्स के बारे में भी मेडिकेशन का गाइड कर दें। अच्छा, अगर हम बात करें एंटी हाइपरटेंसिव्स की, जो आपके हाइपरटेंशन को, जो आपके ब्लड प्रेशर है उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो मेजरली जो डायोरेटिक्स हैं वो दिए जा रहे होते हैं। डायोरेटिक्स आपकी यूरिनेशन को इंक्रीज़ करते हैं, यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ करते हैं। तो वहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो पेशेंट डिहाइड्रेशन में जा सकता है, दूसरा अगर वो लेगा रात के टाइम पे तो उसको बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगी बेड टाइम पे और उसकी स्लीप डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ पे टाइमिंग एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है। मेरी मेडिकेशन की लिस्ट थोड़ी लंबी है, तो लास्ट ये है कि एसिडिटी और पेन मैनेजमेंट की मेडिकेशन का भी बताएं आप थोड़ा। अच्छा, एसिडिटी के लिए या अगर हम बात करें कि डाइजेशन के लिए ज़्यादातर जो मेजर दी जा रही है मेडिकेशन वो है PPIs, ओमेप्राजोल है, ईसो है, जो आपके पेंटोप्राजोल है। ये ड्रग्स आपके एसिडिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इनके लिए मेजर ये है कि आपने खाने से पहले लेनी होती है, एम्प्टी स्टमक जिसको हम बोलते हैं, खाली पेट। तो अगर आप सहरी के टाइम ले रहे हैं तो सहरी करने से पहले 20 से 25 मिनट पहले आप इसको ले लें और फिर आप सहरी कर लें। या अगर आपको 2 टाइम लिखी गई है, आपकी सिवियरिटी ज़्यादा है, मेडिकेशन आपको 2 टाइम लिखी गई है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि आप अपनी अफ्तार के टाइम पे हल्का फुल्का अफ्तार करके, यानी आपने थोड़ा सा पानी ले लिया, 1-2 खजूर खा ली, फिर आप मेडिकेशन ले लो और फिर उसके बाद आप अपनी अफ्तारी, प्रॉपर अफ्तारी कर सकते हैं 20 से 25 मिनट के बाद। ठीक है, थैंक यू मैम फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। अब मुझे आप थोड़ा बताएं कि हम लोग ग्लूकोज को मॉनिटर कैसे करें रमज़ान ड्यूरिंग द रोज़ा। अच्छा, एक हेल्दी एडल्ट के लिए ग्लूकोज की मॉनिटरिंग इज़ नॉट नेसेसरी, बट अगर हम डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें, वहाँ पे ग्लूकोज की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। अब वो क्यों ज़रूरी है कि जिस तरह हमने बात की कि अप एंड डाउन हो सकता है, और अगर उसने रोज़ा रखा हुआ है तो वहाँ पे आपको ग्लूकोज को मॉनिटर करते रहना चाहिए कि ग्लूकोज डाउन ना हो जाए, पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक में ना चला जाए। वहाँ पे आप ये कर सकते हो कि एक आपने सहरी के टाइम पे अपनी ब्लड ग्लूकोज चेक कर लिया, एक आप मिड डे में चेक कर लो, 12 बजे, 1 बजे, 12:30 ऐसे चेक कर लें, और फिर आप अफ्तार से पहले, थोड़ी देर पहले, और फिर आप खाने के यानी अफ्तार के 2 घंटे बाद, जिसको हम अफ्तार के 2 घंटे या मील के 2 घंटे बाद भी आप उस ब्लड ग्लूकोज को चेक कर सकते हो। और एक चीज़ जो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी, एक मिथ बनी हुई है कि आप ब्लड ग्लूकोज चेक करोगे तो रोज़ा टूट जाएगा। तो ये जो हम प्रिकिंग करते हैं, फिंगर स्टिक से चेक करते हैं ब्लड ग्लूकोज को, उससे रोज़ा नहीं टूटता। अब एक बहुत यमी सा क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्विक अफ्तार प्लेट आप मुझे बता दें कि कैसे बनाई जा सकती है। आपने जब प्लेट बनानी है अपनी, तो उसमें आपकी प्लेट को आप हाफ़ और क्वार्टर में डिवाइड करें। उसमें हाफ़ आपकी जो प्लेट है वो वेजिटेबल्स से फुल होनी चाहिए। आप उसको थोड़ा सा सॉटे करके यूज़ कर लें, बहुत डीप फ्राइड आपकी नहीं होनी चाहिए वेजिटेबल्स। सॉटे करके आप हाफ़ आपकी प्लेट में वेजिटेबल्स हों,
क्वार्टर आपके पास मीट होना चाहिए। मीट कैन बी एनी मीट, यानी आप फ़िश भी ले सकते हो, आप चिकन भी ले सकते हो, आप बीफ या मटन लेना चाह रहे हो आप वो भी ले सकते हो। प्लस अगर आप कोई दाल वगैरह लेना चाहते हो वो भी प्रोटीन में ही शामिल है। फिर उसके बाद जो क्वार्टर आपके पास प्लेट बच गई है वहाँ पे आपके आएंगे फ्रूट्स आएंगे और आप साथ पानी लोगे और 1 से 2 आपने डेट्स ले ली। ये इनफ है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरे करेगा, आपकी ग्लूकोज को भी पूरा करेगा और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखेगा। ठीक है, सहरी का भी बता दें। सहरी में मैं तो यही कहूँगी कि आपने पराठे नहीं खाने जिस तरह हमारी पाकिस्तानी आवाम जो है वो तल तल के पराठे खाते हैं। तो आप पराठे के बजाय आप पोरिज लेना स्टार्ट करो। आप ओट्स का पोरिज ले सकते हो, आप बारले का पोरिज ले सकते हो। प्रोटीन लेने चाहिए और प्रोटीन के लिए आप ये कर सकते हो कि आपने 1 से 2 एग्स जो है वो बॉईल करके ले लिए। फिर साथ आप ऐसा कर सकते हो कि आप योगर्ट ले लो, हाफ बाउल या फुल बाउल अगर आपकी बुक पे है तो आप 1 बाउल आप योगर्ट ले लो, साथ आप पानी ले लो या जो हमने ORS बताया आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, और एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? एक्टिविटी पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जैसे आपका सारे साल आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आप रमज़ान में भी वही एक्सरसाइजेस मेंटेन कर सकते हैं। मैम मुझे कुछ रेड फ्लैग्स बताएं कि जब मुझे वो फील हो तो मुझे रोज़ा खोलना है या तोड़ना है, इस बारे में क्या बोलेंगे? अच्छा, रेड फ्लैग्स हमने जितना बात की है पूरे पॉडकास्ट में तो उसमें से चंद एक पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक रेड फ्लैग आ जाता है। एक तो ये कि जब आपके पास सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, आपको खुद को लग रहा है या आपके सामने कोई ऐसा बंदा है जो कन्फ्यूजन स्टेट में जा रहा है, जो लग रहा है कि फेंट होने वाला है, गिरने वाला है, चक्कर आ रहे हों या ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएं। फिर आपने अगर ब्लड ग्लूकोज चेक कर ली है तो 70 mg पर डेसीलीटर से कम या 300 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा उसकी ग्लूकोज आ रही है, तो इन दोनों हालात के अंदर ये रेड फ्लैग्स हैं, एमरजेंसी फ्लैग्स हैं, यहाँ पे आपको रोज़ा तोड़ देना होगा। ओके मैम, ठीक है। तो मैम की सारी बातों से मुझे ये समझ आई है कि हमें अपने फोकस करना चाहिए स्केड्यूल के ऊपर और प्री प्लान करना चाहिए अपने स्केड्यूल को मेडिसिन के डॉक्टर के साथ। Thank you so much, ma'am, for your time. Your information was very valuable and useful. And thank you all for listening. Ramzan Mubarak. Khuda Hafiz.